Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iram Mushaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 23rd July 2020 we are going to discuss theorem number 3rd of chapter 9 in this lecture. Students, we will also discuss some definitions of chapter 9 in this lecture. स्टूडेंट्स आई रियली होप कि आप सब रिवाइज कर रहे होंगे डेली बेसिस पे जो भी आपको थ्योरम करवाए हैं मैंने, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है, 9th क्लास में भी हम कर चुके हैं कि थ्योरम्स जो है वो आपके पेपर का एक लाजमी हिस्सा है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 8 मार्क्स का जो है वो ये थ्योरम वाला क्वेश्चन आता है और इसमें आपके पास चॉइस भी नहीं होती, मतलब ये वाला क्वेश्चन थ्योरम वाला आपने करना ही करना है। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें थ्योरम वाला कंपलसरी होता है और जो बाकी 4 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके साथ साथ बेटे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 8 से चैप्टर 13 तक आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन आपके बोर्ड के पेपर का आता है वो सारा इन्हीं की डेफिनेशंस पे जो है वो कंसिस्ट करता है। तो हम साथ साथ जो है वो डेफिनेशंस मैंने आपको इंट्रो में सारी करवा दी थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम डेली बेसिस पे जितनी डेफिनेशन 2 या 3 आप आसानी से याद कर सकते हैं उनको रिवाइज करते हैं, और वो ताकि वो डेफिनेशन आप उस दिन याद कर सको। तो सबसे पहले आज की हमारी डेफिनेशन है कॉर्ड की। कॉर्ड क्या है बेटे? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है यानी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विद ईच अदर इज कॉल्ड अ कॉर्ड, यानी सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड है। लेकिन वो जो है वो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरता होना चाहिए, सिर्फ सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसके आपने 2 पॉइंट्स पहले शो करवाए ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपके पास कॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे डायामीटर है वो कॉर्ड की कंडीशंस क्या थी? कॉर्ड की कंडीशंस थी कि जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, लेकिन साथ साथ सर्कल के सेंटर से भी गुजर रहा है, तो फिर उसे हम डायामीटर कहेंगे। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, इस कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्कल। इतनी डेफिनेशन बहुत है, और आप उसके नीचे ये डायग्राम बना सकते हैं कि आपने कैसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को भी टच कर रहा हो और उसके सेंटर से भी गुजर रहा हो। तो देखें, जब हम डायामीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के 2 हिस्से हो जाते हैं, यानी बाइसेक्ट कर देता है वो सर्कल को। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, एक जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आपके पास सेगमेंट की डेफिनेशन है द सर्कुलर रीजन वो दायरवी इलाका या हिस्सा बाउंडेड बाय एन आर्क। आर्क क्या है? सर्कल का एक जो है वो हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके इतने को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सर्कल का एक ये वाला जो है वो पोर्शन सर्कल का एक आर्क है, और सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड और आर्क के दरमियान जितना सर्कुलर रीजन आता है वो उसका सेगमेंट होता है। यहाँ पे मैंने छोटी आर्क ड्रॉ की थी, अगर आप बड़ी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करते हो और फिर इसी से जो है वो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हो, तो ये सारे का सारा एरिया आपके पास क्या आ जाता है? सेगमेंट आ जाता है। तो द सर्कुलर रीजन वो दायरवी इलाका बाउंडेड बाय एन आर्क, जो कि एक आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के दरमियान गिरा होता है, इस कॉल्ड सर्कल, इस कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल, उसे सर्कल का सेगमेंट कहते हैं। इतनी डेफिनेशन इनफ है, और इसके नीचे आपने जो है वो एग्जांपल दे देनी है। ये फॉर एग्जांपल ऐसे जो है वो अपने शेडेड एरिया के जरिए से शो करवा देना है। जब आप सर्कल में किसी एक सेगमेंट को शो करवाते हैं ना, तो जो सर्कल का बाकी हिस्सा बचता है वो भी सेगमेंट ही होता है। अगर एक मेजर सेगमेंट होता है और एक माइनर सेगमेंट होता है। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब एक बड़ी आर्क जो होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पूरा एक सर्कल लिया, उसमें आपने जो है वो सिर्फ इतने हिस्से को ले लिया, ये माइनर आर्क है। जो हाफ सर्कल से कम लेंथ की होती है वो माइनर आर्क है, और ये जो बाकी पोर्शन है ये भी सर्कल की आर्क ही है, और ये मेजर आर्क है। तो जो माइनर आर्क के ज़रिए से और कॉर्ड के ज़रिए से एरिया कवर्ड होता है उसे हम जो है वो माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो मेजर कॉर्ड और मेजर आर्क के जरिए से होता है उसे हम जो है वो मेजर सेगमेंट कहते हैं। द सर्कुलर रीजन वो दायरवी इलाका बाउंडेड बाय अ मेजर आर्क, जो कि एक बड़ी आर्क एंड उस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जरिए से कवर्ड होता है, वो जो है वो आपके पास मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ माइनर आर्क एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। और ये एक ही डायग्राम के जरिए से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को दिखाया गया। ये जो शेडेड एरिया है, ये जो आर्क है ए डी बी मेजर आर्क है, और ये जो इसका ये वाली कॉर्ड ए बी और इससे
बाउंड्री जितना भी एरिया है उसको शेडेड एरिया से दिखाया वो मेजर सेगमेंट हो गया। और जो वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये आर्क है ACB और ये AB उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये माइनर सेगमेंट हो गया। यहाँ तक बेटे आज की आपकी 3 डेफिनेशंस थी जिनको आपने रिवाइज करना है। अब हम थ्योरम थर्ड की तरफ जाते हैं। थ्योरम थर्ड एक्चुअली कल वाले थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर एक थ्योरम का जो है वो गिवन दूसरे थ्योरम का टू प्रूफ और दूसरे का टू प्रूफ पहले का गिवन बन जाता है तो उन दोनों थ्योरम्स को हम एक दूसरे का कन्वर्स थ्योरम कहते हैं, या उर्दू में से कहा जाता है अक्स मसला। तो पढ़ते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स एज यू नो हमारे पास सिर्फ क्लेम इसका गिवन होता है, उस क्लेम की मदद से हमने सारी हेडिंग्स भी खुद लिखनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन भी, और उसके साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करनी है। और डायग्राम बेटे आज हम तीसरा थ्योरम कर रहे हैं। मैं आपको 12 मरतबा बता चुकी हूँ कि डायग्राम अगर आप नहीं ड्रॉ करेंगे पेपर में तो आपके मार्क्स जो है वो थ्योरम चेक ही नहीं होगा, यानी उसमें तो फिर 8 के 8 मार्क्स ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री वाला लाइन सेगमेंट या लाइन या रे जो भी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से सबसे पहली बात तो ये है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर होगा O, और उस सर्कल के सेंटर से आपने एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये कॉर्ड है आपके पास AB, तो उस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। तो ये वाली सारी बातें हमारे पास गिवन में आ जाएंगी। ये सारी की सारी के सर्कल है, उसका सेंटर है, वो उसमें एक कॉर्ड है और कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। उसके बाद हमने साबित क्या करना है कि वो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उसने उस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, यानी उसने उस कॉर्ड के 2 हिस्से कर दिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर को O से शो किया, उसके बाद एक कॉर्ड ड्रॉ की जिसको हमने नाम दिया AB का, उस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर O से। तो परपेंडिकुलर का आपको पता है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल यानी बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। दोनों तरफ ये एंगल जो है वो आप इकट्ठा भी शो करवा सकते हैं एक जैसा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये बताना है कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो गिवन हम कैसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट AB चूँकि कॉर्ड है और कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है तो आपने जो है वो इसको कॉर्ड AB ही इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगाना है। लाइन सेगमेंट AB इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड क्या है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट विद ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O, यानी AB जो है वो एक कॉर्ड है एक ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर O है, और उसके अलावा जो OM है, OM बेटे अब ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है, ये O से स्टार्ट हो रहा है, M तक एंड हो रहा है। OM जो है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन यानी 90 डिग्री के लिए किस पे परपेंडिकुलर है, कॉर्ड AB पे, जो कि इस सर्कल की कॉर्ड है। ये गिवन आपके पास आ गया 1 मार्क्स का। उसके बाद टू प्रूफ, साबित क्या करना है आपने, हमने ये साबित करना है कि ये जो परपेंडिकुलर आया है इसने इस लाइन सेगमेंट AB यानी कॉर्ड AB के 2 एक जैसे हिस्से किए। अब 2 एक जैसे हिस्से करने के लिए ये जो है वो हमने क्या शो करवाना है कि जिस पॉइंट पे O ने जो है वो ये जो परपेंडिकुलर आया है AB को टच किया वो उसका मिड पॉइंट है। तो हमने एक्चुअली ये साबित करना है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, और मिड पॉइंट जो होता है उसका मतलब है उसका दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या होता है, एक जितना होता है। तो जितना A का M से डिस्टेंस है उतना ही B का M से डिस्टेंस है, और A और M इनके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन आएगा क्योंकि ये A से स्टार्ट होके M तक ख़त्म हो रहा है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और दूसरी तरफ जो है वो B से स्टार्ट होके M पे ख़त्म हो रहा है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हमें पता होते हैं वो एक लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, रे का कोई एंड पॉइंट, रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन जो है वो इन्फिनिट लेंथ में जितनी मर्जी दोनों साइड्स पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टू प्रूफ हम लिख रहे थे M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, M मिड पॉइंट है कॉर्ड AB का, और उसी की एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं कि मेजरमेंट AM इज़ इक्वल टू मेजरमेंट BM। तो मैंने आपको कल बताया था अगर मेजरमेंट का साथ में वर्ड लिख रहे हैं तो फिर कॉन्ग्रेंट की बजाय आपने इज़ इक्वल टू ही लगा देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी इस बात को साबित करने के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कंस्ट्रक्शन आपने डॉटेड जो है वो लाइन से शो करवा देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसमें हमने क्या किया है, 2 ट्राइंगल्स बनाने के लिए O को जो है वो A से ज्वाइन कर दिया है, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल OAM, और दूसरी तरफ भी O को B से ज्वाइन कर दिया है। तो ये डॉटेड एरियाज़ के जरिए शो करवाया है, ज्वाइन A एंड B विद सेंटर O, A और B को सेंटर O के साथ ज्वाइन करवा दिया है।
यहाँ तक बेटे आपका 4 मार्क्स का थ्योरम कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम के लिए का मेथड रिपीट कर रही हूँ। आपने सर्कल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर लाजमी आपको पता होना चाहिए, पर कार की मदद से ड्रॉ करेंगे तो ही आप उसका सेंटर डिटेक्ट कर पाएंगे। उस आपने कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ज़ीरो वो जो सेंटर उसका ओ है उससे सीधा जो है वो 90 डिग्री वाली लाइन, और यहाँ पे आपने दो जो है वो ये एंगल शो करवा देना है 90 कर। उसके बाद जो आपने कंस्ट्रक्शन की थी ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन किया। नेक्स्ट बेटे यहाँ तक 4 मार्क्स का आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। 1 मार्क्स गिवन का, एक 2 प्रूफ का, कंस्ट्रक्शन का एक, और एक डायग्राम का। अब आपके पास नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ, जिसमें हमने साबित करना होता है कि जो क्लेम है ऊपर वो एग्जैक्ट वो मतलब ट्रू है वो। तो उसके लिए दो आपके पास सब हेडिंग्स होती हैं, एक है स्टेटमेंट की और एक रीजंस की। 2 मार्क्स स्टेटमेंट के होते हैं और 2 मार्क्स रीजन के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला एंगल को शो कर रहा है, आर टी राइट को शो कर रहा है, और ये आगे ट्राइंगल का साइन है। इसका मतलब है इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो पहली राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ओ ए एम और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ओ बी एम। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम, उसकी कॉरस्पॉन्डेंस हम चेक कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि आप मैच करने लगे हैं कि उन दोनों में से कितनी चीज़ें जो है वो एग्जैक्ट अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। ट्राइंगल के बेसिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अगर पहली ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए तो पहले वाले की सारी साइड्स को अपनी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के, और पहले वाले के सारे एंगल्स को अपने कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के एंगल्स के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। लेकिन बेटे चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता कि हम इसको पहले की जो है वो 6 चीज़ों को मैयर करें, फिर दूसरे की 6 चीज़ों को मैयर करें और उसके बाद उनको जो है वो मैच करवाएं। तो उसके लिए मैथमेटिशियन से हमें कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं जिनको हम 9th क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो हम इन ट्राइंगल्स में 6 की बजाय, यानी जो इसके 6 बेसिक कंपोनेंट्स है उसकी बजाय कोई सी 3, जिसमें कम से कम एक साइड ज़रूर शामिल होनी चाहिए। एक साइड और 2 एंगल्स, या 2 साइड्स और एक एंगल, या तीनों साइड्स, उनको मैच करवाते हैं। अगर पहली ट्राइंगल की 3 साइड्स या 2 साइड्स या एक एंगल, यानी कोई से 3 कंपोनेंट्स जो है वो एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं दूसरी ट्राइंगल के साथ, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, और जो इनके रिमेनिंग एंगल्स या साइड्स हैं वो भी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉरस्पॉन्डेंस का होप सो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम टू द कॉरस्पॉन्डेंस राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी एम। अब देखने लगे इनमें क्या क्या चीज़ सेम है। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें पता है कि यहाँ पे एम पे ये इसका परपेंडिकुलर था ओ एम, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का एंगल जो है वो इसका नाम होगा ओ एम ए। जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसको सेंटर में रखना होता है, और उसके दोनों ये जो आर्म्स होते हैं एक ए और ओ, उसको उसके साइड पे लिख देना है। तो मेजरमेंट का वर्ड लिखा रहे हैं तो कॉन्ग्रेंट की बजाय आपने इस इक्वल टू लगाना है। मेजरमेंट ये एंगल का सिंबल है, एंगल ओ एम ए, और दूसरी तरफ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा? बी एम ओ या ओ बी एम, जो भी आप इसे लिख दे। एम सेंटर में होना चाहिए, उसके दोनों आर्म्स में से जौन सा मर्जी उसके दोनों साइड्स पे आ सकता है। मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ एम बी, दोनों किसके इक्वल है? 90 के। ये गिवन था क्योंकि गिवन में ही हमें पता था कि ये उसका परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड के ओ एम जो है। नेक्स्ट हमारे पास इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है, इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस के कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? ये देखिए बेटे, ये एक सर्कल है, हमने पढ़ा था एक सर्कल के सारे रेडियल सेगमेंट्स की लेंथ जो है एक जितनी होती है। सर्कल की डेफिनेशन ही ये है कि उसका सेंटर से, यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे हर तरफ का डिस्टेंस सर्कल का एक जितना होगा, तो जितना ओ ए है उतना ही ओ बी होगा। और ओ ए इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है और ओ बी दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। इसका मतलब है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हाइपोटेनस के लिए ये वर्ड लिखा हुआ है हाइपोटेनस, और ये चूंकि कंप्लीट नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे इसका डॉट लगाया हुआ है। और ये एक लाइन सेगमेंट है, हाइपोटेनस लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस लाइन सेगमेंट ओ बी। और क्यों इसके सामने क्यों इक्वल लिखा है, इसके सामने रीज़न लिखी है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के, ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये हर हाल में एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। उसके बाद हमें पता है ये जो है वो कॉमन दोनों का लाइन सेगमेंट है। इस ट्राइंगल की बात करें तो इसकी लाइन सेगमेंट है ओ एम, और इस ट्राइंगल की बात करें तो उसका भी लाइन सेगमेंट है ओ एम। तो हम लिखेंगे इस ट्राइंगल का मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू है मेजरमेंट ओ एम के, और उसके सामने रीज़न देखें कि ये कॉमन है।
तो इस तरीके से इन ट्रायंगल की पहली ट्रायंगल की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो दूसरी ट्रायंगल की एक एंगल और 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपनी जो है वो दूसरी ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के इक्वल आ गई हैं, यानी कॉन्ग्रेंट आ गई हैं। तो अब हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो यही लाइन जो है वो आपने स्टार्ट पे दोबारा से लिख देनी है, ट्रायंगल OAM, और इसके दरम्यान आप कॉरस्पॉन्डेंस का साइन नहीं लगाना बल्कि कॉन्ग्रेंट का लगा देना है, ट्रायंगल OBM, और इसके सामने रीज़न क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल HS। अच्छा बेटे, यहाँ पे आपने टोटल जो है वो 3 चीज़ें साबित की। एक जो है वो एंगल था 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है ना उसमें हमें पता है कि एक एंगल तो 90 का है ही है। अब चूंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स थी तो दोनों में एक एक एंगल 90 का होगा ही होगा। अब राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है उसमें आपको 3 चीज़ों को भी एक दूसरे के इक्वल साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो 90 का एंगल हमें एग्जैक्ट पता है कि वो सेम ही होगा, तो उसके अलावा दो साइड्स कौन सी होनी चाहिए, एक हाइपोटेनस और एक कोई सी भी साइड। तो यहाँ पे इस वजह से चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी तो इन राइट एंगल ट्रायंगल HS कॉन्ग्रेंट है HS के एक हाइपोटेनस और एक साइड को हमने जो है वो पहली ट्रायंगल की एक साइड को दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल का है। अब जब ये साबित कर दिया हमने कि ये ट्रायंगल हर लिहाज से इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो जो हमारा टू प्रूफ था कि इस ट्रायंगल की ये जो साइड है AM वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल की साइड BM के कॉन्ग्रेंट होगी। तो मेजरमेंट AM इज़ इक्वल टू है मेजरमेंट BM के। उसकी रीज़न क्या देंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किनकी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो अब जो भी उसके रिमेनिंग एंगल्स रह गए हैं या फिर जो है वो साइड्स रह गई हैं उनको हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर एग्जैक्टली दोनों जो है वो एक दूसरे के जैसे होते हैं। हर एक साइड अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होती है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में। तो आपने लास्ट में जो है ये ज़रूर लिखना है जो आपको जो है वो टू प्रूफ में गिवन था कि जो OM है, यानी ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट O से इस लाइन सेगमेंट AB पे, यानी OM जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कोड AB को कोड AB के दो एक जैसे हिस्से कर रहा है। यहाँ तक बेटे आपका थ्योरम थर्ड कंप्लीट हो गया है। इसके साथ मैंने आपको एक दिन रिव्यू एक्सरसाइज करवाई थी, तो रिव्यू एक्सरसाइज में सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं, तो होप सो आप साथ साथ याद कर रहे होंगे। उसके अलावा MCQs थे और साथ में एक डेफिनेशन आपकी रहती थी जो हमने इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ी थी, जो डिफरेंस है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल का आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में, तो वो डेफिनेशन हम आज डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर का लफ्ज़ी मतलब ही अंदरूना हिस्सा होता है, यानी अंदरूनी पार्ट, उसका पोर्शन सारे का सारा। तो एक्चुअली अगर आपने कॉन्सेप्ट इसका देखना हो तो ये है कि सारे का सारा हिस्सा, वो पोर्शन या वो रीजन या वो इलाका जो सर्कल के अंदर घिरा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है बाय द बाउंड्री ऑफ सर्कल, तो वो आपके पास इंटीरियर है। इसकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है जी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो तमाम नुकात का सेट लाइंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ सर्कल, जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर मौजूद होते हैं, इस कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सर्कल। और आपने ऐसे एक सर्कल का जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है और उस ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे जितने पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ कर दें वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीरियर है उस सर्कल का अंदरूनी हिस्सा है। अब डिफरेंस था इंटीरियर का एक्सटीरियर के साथ। एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी हिस्से को। सर्कल जो है किसी एक प्लेन, किसी एक पेज या शीट जिस पे आपने ड्रॉ किया है, उसके अंदर जितनी बाउंड्री आ रही है वो तो इसका इंटीरियर है, और बाउंड्री के बाहर जितना रीजन, जितना इलाका है वो सारे का सारा उसका एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर का वर्ड आएगा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन तमाम नुकात का ख़त लाइंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सर्कल, जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर हैं, इस कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, वो उस सर्कल का एक्सटीरियर है। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें आपने सेंटर उसका शो करवाना है और उसके बाहर वाले हिस्से को आपने एक्सटीरियर कह देना है कि ये जो जितना पोर्शन सर्कल के बाहर नज़र आ रहा है आपको, वो सारे का सारा उसका एक्सटीरियर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे जो डेफिनेशंस मैं आपको दो या तीन करवा रही हूँ उनको भी रिवाइज करते होंगे, साथ में थ्योरम की आप रिटर्न प्रैक्टिस करते होंगे रफ नोटबुक पे। बेटे मैंने आपको कहा था कि डायग्राम पहले 1 या 2 मरतबा आप ऊपर से देख के ड्रॉ किया करें, उसके बाद उसको लेबल किया करें अच्छे तरीके से, और फिर आपने उस थ्योरम की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है।
और चूंकि जो आज हमने थ्योरम पढ़ा वो थ्योरम नंबर 3 जो है वो कन्वर्स थ्योरम था। थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स थ्योरम की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि इफ़ जो है वो गिवन जो होता है पहले थ्योरम का वो बन जाता है टू प्रूफ, या फिर जो है वो पहले का टू प्रूफ अगले का गिवन बन जाता है, तो उन दोनों थ्योरम्स को हम एक दूसरे का कन्वर्स थ्योरम कहते हैं। थ्योरम के हवाले से बेटे आपकी क्यूरीज को डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये कि हेडिंग्स की तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए। गिवन, टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ के अंदर 2 सब हेडिंग स्टेटमेंट और रीजंस की, और डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करनी है, लास्ट पे ड्रॉ नहीं करनी। और राइट बाई सेक्टर में तो हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि परपेंडिकुलर भी होता है और मिड पॉइंट से भी गुजरता है, लेकिन आज के थ्योरम में हमें ये बता दिया था कि उसका परपेंडिकुलर है, तो हमने स्टेटमेंट और रीजंस के ज़रिए से साबित किया कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड पे वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो उसके लिए आपने जो है वो स्टेटमेंट और रीजंस की मदद से बॉक्स बना के एज इट इज़ जो है उसको लिखना है। आपके चैप्टर नंबर 9 में ये 5 टोटल थ्योरम है। आज हमने 3 थ्योरम डिस्कस कर लिए हैं। होप सो स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो रिवाइज़ करते होंगे और रिटर्न प्रैक्टिस करते होंगे डेली बेसिस पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।